दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के प्रैक्टिकल चल रहे हैं, तो इसी क्रम में हम लाए हैं बायोलॉजी क्लास 12th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल वाइवा क्वेश्चन जो एग्जामिनर सर आपके प्रैक्टिकल में अक्सर पूछते हैं। यही वो सारे प्रश्न हैं जो कि आपके वाइवा में पूछे जाते हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देख लेना। वीडियो को लाइक कर दो और आप ये वीडियो कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे हो, अपने प्यारे शहर या प्यारे गांव का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो चलो शुरू करते हैं क्लास 12th बोर्ड एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल वाइवा के टॉप क्वेश्चन सब्जेक्ट बायोलॉजी। स्वागत है सभी का एग्जाम विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि बायोलॉजी का प्रैक्टिकल 30 नंबर का होता है और अगर आप अच्छे से इन प्रैक्टिकल वाइवा के क्वेश्चंस के जवाब देते हो अपने एग्जामिनर सर को, जो आपका वाइवा लेने आएंगे, तो आपको पूरे नंबर मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो क्लास 12th बायोलॉजी, चलो शुरू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस। बायोलॉजी किसे कहते हैं? क्योंकि बायोलॉजी का प्रैक्टिकल है तो एग्जामिनर सर आपसे सबसे पहले यही प्रश्न पूछ देंगे कि बताओ बेटा बायोलॉजी किसे कहते हैं। तो आपको बताना है सर, बायोलॉजी का अर्थ होता है जीवों का अध्ययन। बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक तो होता है बायोज और एक होता है लोगस। आप इस तरह से बता सकते हैं सर कि जो बायोलॉजी होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक बायो और लोगस। बायो का मतलब जीव और लोगस का मतलब अध्ययन। जीवों का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है, ठीक है। और जीवों में कौन कौन आते हैं? जंतु और सभी एनिमल्स जो भी फाइलम है, और हमारे प्लांट्स यानी कि जो भी पौधे हैं, ये सभी आते हैं। डीएनए क्या होता है ये आपको बताना होता है। भैया डीएनए क्या होता है? तो आपको बताना है सर, डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है, जो कि एक आनुवांशिक पदार्थ होता है जो कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। सिंपल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं वाइवा में और आपको सिंपल ही जवाब देना है। डीएनए और आरएनए में अंतर क्या होता है? तो बहुत सारे अंतर होते हैं। डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, आरएनए में राइबोज शुगर होती है। डीएनए में थाइमीन होता है, आरएनए में थाइमीन के स्थान पर यूरेसिल होता है। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। ये आपको सारे डिफरेंस पता होने चाहिए क्योंकि वाइवा में डीएनए और आरएनए से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विनाम पद्धति किसने दी है? तो आपको पता है कि भैया द्विनाम पद्धति कैरोलस लीनियस ने दी थी। किसने दी थी? कैरोलस लीनियस ने। आप नाम याद रखेंगे, कैरोलस लीनियस ने ये पद्धति दी थी। कैरोलस लीनियस ने यह पद्धति दी थी जिसमें जीवों का नामकरण दो नामों से मिलकर बना होता है। एक तो होता है जीनस यानी कि वंश और एक होता है स्पीशीज यानी कि जाति। जैसे होमो सेपियंस। अब होमो क्या है? मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस है। तो यहाँ पर होमो सेपियंस, ये हर एक जीव का या प्लांट का नाम दो शब्दों से मिलकर बना होता है। जैसे यहाँ पर होमो सेपियंस, तो होमो क्या प्रदर्शित करता है? वंश। और जीनस क्या? इस जाति या प्रजाति को प्रदर्शित करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। द्विनाम पद्धति से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल में अलग अलग जंतु और पौधों का नामकरण करना होता है। मेंडल के कितने नियम हैं? सर आपसे पूछ देंगे बताओ बेटा मेंडल के कौन कौन से नियम है। तो हम जानते हैं कि मेंडल के 3 प्रमुख नियम है, जिसमें एक प्रभाविता का नियम होता है, ठीक है। कौन सा नियम होता है? प्रभाविता का नियम होता है। एक पृथक्करण का नियम होता है, पृथक्करण का नियम होता है, और एक स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम होता है। ये 3 आप नाम, अपव्यूहन, ये 3 नाम आप जरूर याद रखेंगे कि भैया मेंडल के कितने नियम है। वो सर आपसे पूछेंगे, आपको बताना सर मेंडल के 3 नियम है, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, ठीक है। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। नेक्स्ट है मेंडल के नियमों के नाम बताइए। वही क्वेश्चन आपको बताना है सर, लॉ ऑफ डोमिनेंस मतलब प्रभाविता का नियम, दूसरा है पृथक्करण का नियम मतलब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? तो हम जानते हैं कि डीएनए आनुवंशिक पदार्थ होता है। सर आपसे पूछेंगे कि आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? तो आपको बताना सर, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड जो डीएनए होता है वो कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ यानी जेनेटिक मटेरियल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की खोज किसने की थी? तो हम जानते हैं कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। कॉर्क सेल्स में, जो बोतल की कॉर्क होती है उसमें कॉर्क में उन्होंने कुछ इस तरह से कोशिका नुमा स्ट्रक्चर प्राप्त किए थे जिनको उन्होंने सेल का नाम दिया था, कोशिका का नाम दिया था। यह खोज कब हुई थी? 1665 ईस्वी में। यह भी आपको ध्यान रखना है।
अगला प्रश्न, आपने लैब में कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स किए हैं? भैया प्रैक्टिकल आप करते हो तो सर आपसे एग्जामिनर सर आपसे चेक कर लेते हैं कि क्या सच में आपने प्रैक्टिकल किए भी हैं। तो अपने प्रैक्टिकल्स के नाम आप ध्यान रखेंगे कि आपने कौन कौन से प्रैक्टिकल्स कर किए हैं, अपनी फाइल में कौन कौन से प्रैक्टिकल लिखे, तो उनके आपको उद्देश्य यानी विषय आपको पता होना चाहिए कि मैंने कौन कौन से प्रैक्टिकल लिखे हैं और करे हैं। आपको लैब के सभी उपकरणों के नाम आपको पता होना चाहिए। कभी कभी सर लैब में प्रैक्टिकल वाइवा लेने आ जाते हैं तो पूछ देते हैं भाई ये क्या है, पेट्री डिश क्या है, कौन कौन सी डाई है, ईओसिन है या फिर कॉटन ब्लू है, ठीक है, पेट्री डिश है, माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप में कौन सा लेंस होता है, माइक्रोस्कोप की क्षमता कितनी होती है, आपने कौन कौन से जीवों का अध्ययन किया, किसी स्पीशीज की तरफ वो इंगित करके पूछ सकते हैं कि ये कौन सा एनिमल है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो अपनी लैब से आप भली भांति परिचित होना चाहिए, आपको लैब के सभी उपकरण और सभी स्पीशीज के नाम पता होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एटीपी और एडीपी का नाम अक्सर आपके वाइवा में पूछा जाता है। तो हम जानते हैं कि एटीपी का जो नाम होता है वो होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, इसका नाम होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, इसका नाम होता है। और एडीपी का नाम क्या होता है, एडिनोसिन, ये सेम रहेगा, डाईफॉस्फेट इसका नाम हो जाएगा, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट और एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट क्या है, ये हमारे जैविक क्रियाएं जितनी होती हैं उनमें हमें ये ऊर्जा सिक्का यानी कि ऊर्जा की करेंसी होती है, जो कहां से प्राप्त होती है भैया, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ये हमें एटीपी प्राप्त होते हैं। और ग्लूकोज के ऑक्सीकरण की क्रिया कहाँ होती है, ग्लूकोज के ऑक्सीकरण की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, इसीलिए उसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, इसीलिए उसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। तो पूरे नाम आपको याद हो गए होंगे, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट और एडिनोसिन डाईफॉस्फेट। पुष्प के कितने भाग होते हैं या पुष्प के कितने चक्र होते हैं, सर आपसे पूछेंगे एग्जामिनर सर, तो आपको बताना सर पुष्प के 4 चक्र यानी 4 भाग होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और गाइनीशियम, यानी कि बाह्य दल चक्र, पुमंग और जायांग। ये आप पुष्प के चारों भागों को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, सभी चैप्टर की यूनिट आपको पता होना चाहिए। सर आपसे एग्जामिनर सर ये पूछ देते हैं कि बताओ बेटा आपके सिलेबस में पहला चैप्टर कौन सा है या तीसरा चैप्टर कौन सा है, पहली इकाई पहली यूनिट कौन सी है, तीसरी यूनिट कौन। तो आपको आपके इसके मुख्य चैप्टर और सभी यूनिट्स का नाम पता होना चाहिए। अगर आपको यही नहीं पता होगा तो फिर सर समझेंगे कि भैया ये पढ़ने वाला बच्चा नहीं है, इसको कम मार्क्स दो। इसलिए ये चीज पूछते हैं सर, आपको चेक करते हैं एग्जामिनर सर कि इनकी तैयारी किस तरह की है। यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर होता है, तो हम जानते हैं कि जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं वो वेल डेवलप्ड सेल होती हैं जिसमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स एक कोशिकीय कोशिकाएं होती हैं जिसमें वेल डिफाइंड जेनेटिक मटेरियल नहीं होता। सर आपसे पूछ देंगे बताओ प्रोकैरियोटिक कोशिका का एग्जांपल बताओ, तो आपको सिंपल से बता देना सर बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल है। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं का एग्जांपल सर पूछें तो बता देना कोई भी, जैसे प्रोटिस्टा, प्लाज्मोडियम हो गया, यूग्लिना, पैरामीशियम, या डेवलप्ड प्लांट या फिर जंतुओं की कोई भी सेल यूकैरियोटिक कोशिका होती है, उसमें सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, कोशिकांग पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में विभिन्न कोशिकांग यानी सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते। आगे चलकर क्या बनना है आपको, सर आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ देते हैं, तो आपको एक अच्छा सा टारगेट अपना सोच कर रखना है और एग्जामिनर सर को इंप्रेस करने के लिए आपको वो बताना है कि सर मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ना है। इससे सर इंप्रेस होते हैं और आपको सीरियस लेते हैं और आपको अच्छे मार्क्स देते हैं। चार्ट मॉडल पर बच्चों जो भी बनाना अपने प्रैक्टिकल वाइवा के टॉपिक के रूप में उसको आप अच्छे से करके जाएंगे, अच्छे से उसको पढ़ के जाएंगे। जो भी आप चार्ट मॉडल पर बनाओ उसको अच्छे से तैयार करके जाओ, क्योंकि सर ज्यादातर अधिकतर उसी से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। और वो आपको अच्छे से टॉपिक की सारी बेसिक चीजें पता होना चाहिए। विभिन्न टॉपिक मैंने प्लेलिस्ट में उपलब्ध कराए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के। अगर आपने कोई स्पेसिफिक टॉपिक बनाया जैसे मिलर का प्रयोग, बीजांड की संरचना या डीएनए की संरचना, तो उसके वीडियोस हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, वहां पर आपको वाइवा प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर आप कोई भी टॉपिक अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अगर आपको वो टॉपिक वहां पर नहीं मिलता तो कोई भी टॉपिक जिस पर आपने अपना चार्ट मॉडल बनाया वो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम उस पर आपको सारे इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस देंगे।
मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो हम जानते हैं कि होमो सैपियंस, अभी मैंने आपको बताया था, होमो क्या है? जीनस है, और सैपियंस क्या है? स्पीशीज है। ये छोटा एस रहेगा। सैपियंस क्या है? स्पीशीज है। तो होमो सैपियंस मनुष्य का वैज्ञानिक नाम पूछ देते हैं। कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा में अंतर आपको पता होना चाहिए भैया। कॉर्डेटा क्या है? जिसमें रीढ़ रज्जु पाई जाती है। नॉन कॉर्डेटा जिसमें कशेरुक दंड यानी कि स्पाइनल कॉर्ड नहीं पाया जाता। यह डिफरेंस आपको बताना है। एग्जामिनर सर आपसे ब्लड ग्रुप्स के बारे में पूछ सकते हैं, तो ब्लड ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं, या ब्लड ग्रुप्स की खोज किसने की थी? तो आपको बताना सर, ब्लड ग्रुप्स की खोज जो की थी वो कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। स्टीनर ने की थी। और ब्लड ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं? ए होता है, ए होता है, बी होता है, ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, और ओ होता है। सर आपसे पूछ सकते हैं कि सर्वदाता कौन सा ग्रुप होता है? तो ओ सर्वदाता ग्रुप होता है, यानी कि इस ब्लड ग्रुप के जो भी लोग हैं वो सभी को रक्तदान कर सकते हैं। सर आपसे पूछ सकते हैं कि सर्वग्राही ब्लड ग्रुप, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो ए बी सर्वग्राही रक्त समूह होता है, यानी ए बी ब्लड ग्रुप वाले लोग किसी का भी रक्त उनको दान किया जा सकता है। ठीक है, वो किसी का भी ब्लड रिसीव कर सकते हैं अपनी बॉडी में। तो ब्लड ग्रुप की बेसिक जानकारी। बाकी बेसिक क्वेश्चंस आप सभी पढ़ के जाओ। बेसिक क्वेश्चन ही आपके प्रैक्टिकल वाइवा में पूछे जाते हैं, डरने की आवश्यकता नहीं है। जब आप बेसिक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर कर देते हो तो आपसे कुछ कठिन प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन अगर आप बता ही नहीं पाओगे सिंपल क्वेश्चन तो आपको बिल्कुल अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना घट जाएगी, थोड़े आपके मार्क्स कम कर दिए जाते हैं। इसलिए बेसिक क्वेश्चन बिना डरे आप अच्छे से सहजता से दीजिए अपने एग्जामिनर सर को, वो आपको 30 में 30 नंबर जरूर देंगे। लास्ट क्वेश्चन सर आपसे पूछेंगे, क्या आपने एग्जाम विद एमएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया? तो आपको कहना है जी बिल्कुल सब्सक्राइब किया है, वहीं से मैंने अपने प्रैक्टिकल वाइवा की तैयारी की थी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने प्यारे शहर गांव का नाम कमेंट में जरूर लिखना है। इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर, कोई भी टॉपिक जिस पर आपको वीडियो चाहिए हो वाइवा प्रैक्टिकल के क्वेश्चन के लिए या बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस के लिए, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताओ। थैंक यू एंड बाय बाय। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।